गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 62 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए 2023 के लिए सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर प्लस स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 62 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो चल रही है हमारी टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त को, 5 अगस्त को, 12 अगस्त को या 14 अगस्त को? और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 2012 में, और ये जो है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो 12 अगस्त को मनाया गया विश्व हाथी दिवस। ठीक है, 12 अगस्त 2022 को, और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2012 में। और उद्देश्य क्या है इसके दिवस के? हाथियों के संरक्षण, गैरकानूनी शिकार और तस्करी को रोकना। ठीक है, हाथियों का संरक्षण करना। ठीक है, जंगली हाथियों की संख्या में बेहतरी और प्रबंधन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। यूपीपीसीएस की पेड टेस्ट सीरीज पाने के लिए जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, वो भी पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, अगस्त 2022 में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। देखिए 2021 में जो है 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था भाले में। तो उसी समय जो है 3 दिन के बाद 10 अगस्त को हर साल 7 अगस्त के लिए राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है ये। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। तो 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में देश के लिए पहला जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। और 10 अगस्त 2021 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी ये घोषणा? 10 अगस्त 2021 में, पिछले साल। ये भी करंट अफेयर्स का ही सवाल है। अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन किया था? कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 5 से 12 अगस्त 2022 के मध्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। और देश के 70 शहरों में 7 दिन तक चले कार्यक्रमों के बाद ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में जो है इस कार्यक्रम का समापन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी करंट अफेयर्स का ही सवाल है। अगस्त 2022 में किन दो देशों की वायु सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति आयोजित हुआ? उदार शक्ति आयोजित हुआ है भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के बीच। ठीक है, यानी ये एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है ये उदार शक्ति। कभी कभी कैटेगरी वाइज भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी है, नवल है, ठीक है, मिलिट्री है, या फिर एयर वाली है, वायुसेना है। तो अगस्त 2022 में भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति आयोजित हुआ। दोनों देशों की वायुसेना के बीच में जो है ये पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीच है वो, मध्य में। भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI और C-17 विमानों के साथ जो है इस अभ्यास में भाग लिया। उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का? दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के अवसरों में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ये भी करंट अफेयर्स का ही सवाल है। 15 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17 AKY 3023 युद्धपोत, यानी युद्धपोत का नाम है दूनागिरी, का उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि ये जो युद्धपोत है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है। युद्धपोत दूनागिरी को किसने निर्मित किया है? गॉर्डन रीच शेपर्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
कोलकाता ने इसको निर्मित किया है। ठीक है, इसका जलावतरण हुआ है हुगली नदी में। तो 15 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17 AKY 3023 युद्धपोत दूनागरी का उद्घाटन किया। और किसके द्वारा निर्मित किया गया है ये? गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के द्वारा। नाम है इसका दूनागरी और जलावतरण हुआ है इसका 15 जुलाई 2022 को हुगली नदी में। क्या विशेषता है इसकी? आकाश और पानी के भीतर दुश्मनों को नष्ट करने हेतु एक बहुआयामी क्षमता वाला विश्व स्तरीय स्टील्थ फ्रिगेट है ये, फ्रिगेट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। हथनी कुंड बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। इसका उत्तर है हरियाणा। तो हथनी कुंड बांध हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और हर वर्ष बारिश के दिनों में जो है पानी बर्बाद होता है और यमुना नदी के क्षेत्र में बाढ़ आती है। इसके चलते हरियाणा सरकार ने जो है हथनी कुंड में डैम बनाने का निर्णय लिया है। 18 अगस्त 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी हथनी कुंड बांध परियोजना हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग के समक्ष जो है भेजने को मंजूरी दी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक एजेंसी है? किसकी है? IMD किसकी एजेंसी है? जल शक्ति मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तो हो नहीं सकती। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भी नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर है डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी और ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक एजेंसी है और ये जो है मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये भी करंट अफेयर्स का ही सवाल है। भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को जो है रामसर स्थल में शामिल करने के बाद अब देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। और दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए बिल्कुल 11 नई आर्द्र भूमियों को शामिल करने के बाद भारत में 64 से संख्या जो है आर्द्र भूमियों की या रामसर स्थल की 75 हो गई है। सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में है, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ए है इसका आंसर। तो भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया है। इसके बाद अब देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। सर्वाधिक है तमिलनाडु में, कितनी? 14। 75 में से 14 तमिलनाडु में और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। 75 में से 10 उत्तर प्रदेश में। ये भी सवाल करंट अफेयर्स का है, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं लेकिन पूछने का तरीका इस बार बदल गया है। अभी हाल ही में लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि जो खगोलीय वेधशाला ये कहाँ पर है। ये लिखना था, वो थोड़ा छूट गया है। यह है कहाँ पर? तमिलनाडु में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, बिहार में है ये। तो देखिए हाल ही में लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है और यह वेधशाला पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली वेधशाला है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1916 में उक्त कॉलेज परिसर में छात्रों को खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई थी। 10वां प्रश्न, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, दो स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। हर साल 8 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में। देखिए हर साल 8 को नहीं 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 2013 में। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर।
तो शेरों या बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की पहल वर्ष 2013 में शुरू हुई थी और इसी वर्ष पहला विश्व शेर दिवस या वर्ल्ड लायन डे भी आयोजित किया गया था। शेरों और उनके संरक्षण के संदर्भ में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने हेतु हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस या वर्ल्ड लायन डे जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है नीति आयोग के संचालन परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है? करंट अफेयर्स का सवाल है ये भी। कौन करता है बताइए? प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो नीति आयोग के संचालन परिषद के बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के यदि हम प्रमुख बिंदु देखें तो फसल विविधीकरण और दलहन, तिलहन एवं अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन करना और शहरी स्थानीय शासन आदि। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात तमिलनाडु में है। ज्योग्राफी का प्रश्न है और यह शरावती नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में है और शरावती नदी पर नहीं है ये। ठीक है, कावेरी नदी पर है, तो कोई भी सही नहीं है, इसमें डी है इसका आंसर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है स्थान, सूची 2 में है खनिज। पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी, क्योझर। और ये है कहाँ कहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस स्टेट में है ये। देखिए खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए है, तो सीका हो गया बन। ठीक है, पलामू बॉक्साइट के लिए है, एका हो गया 4, हजारीबाग अभ्रक के लिए है और क्योझर हो गया मैग्नीज के लिए। झारखंड का पलामू और झारखंड का ही हजारीबाग, तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का हो गया 2। तो झारखंड के पलामू जिले में बॉक्साइट के अपार भंडार हैं और झारखंड के ही हजारीबाग जिले में जो है विभिन्न अयस्क और खनिज पाए जाते हैं और अभ्रक और कोयले भी यहाँ पर पाए जाते हैं हजारीबाग में। और राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो है खेतड़ी तांबे की खान है और ओडिशा का जो क्योझर जिला है वो मैग्नीज भंडार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है, चौथा कथन है। बताता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि चुनावी बॉन्ड की कोई अधिकतम सीमा 5 वर्ष होती है। चुनावी बॉन्ड की अधिकतम सीमा जो है 5 वर्ष होती है और भारतीय रिजर्व बैंक इन बॉन्ड को जारी करने और भुनाने हेतु अधिकृत बैंक है और यह बॉन्ड सभी राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं और बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख किया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए पहली बात तो चुनावी बॉन्ड की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती, ना 5 वर्ष ना 2 वर्ष, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। चूंकि पहला गलत है तो हटा दीजिए पहले को, जहाँ जहाँ एक है वो होगा नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या क्या काम करेगी? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं बल्कि भारतीय स्टेट बैंक जो है इन बॉन्ड्स को जारी और भुनाने के लिए अधिकृत है, तो दूसरा वाला भी गलत है, तो हटा दीजिए जहाँ जहाँ। तो अब इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है, भले ही आपको 3 के बारे में ना पता हो, 4 के बारे में ना, कोई भी सही नहीं है इनमें से। यह बॉन्ड सभी राजनीतिक पार्टियां तो बहुत हैं, जो पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां हैं केवल वो। ठीक है, और चौथा वाला भी गलत है कि बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो चुनावी बॉन्ड की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है और भारतीय स्टेट बैंक न कि आरबीआई इन बॉन्ड्स को जारी करने और भुनाने हेतु अधिकृत बैंक है। यह बॉन्ड एक पंजीकृत, ठीक है, एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है, न कि सभी राजनीतिक पार्टियां, और बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता। यहाँ प्रतिदेय का मतलब क्या है? जो लौटाया जा सके या लौटाई गई वस्तु। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक कब हुई थी?
भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई थी कब? 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो वर्ष 1947 में जो है भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसके साथ ही भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी अस्तित्व में आया और सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। नंबर 16 पर आ जाइए। ये भी करंट अफेयर्स का ही सवाल है, यानी अधिकतर प्रश्न देखा जाए तो 14 से 15 तक करंट अफेयर्स के ही हो गए इसमें। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच जो है किया जाता है? अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य किया जाता है और ओमान और भारत की नौसेना के साथ एक और सैन्य अभ्यास है, यानी वो नेवल एक्सरसाइज है, वो है नसीम अल बहर। और एक एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है यानी वायुसेना एक्सरसाइज है, वो है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास। याद रखिएगा। ठीक है, मिलिट्री तो ये वाली होगी ना। ठीक है, मिलिट्री हो गई अल नजाह, नेवल हो गई नसीम अल बहर और एयर एक्सरसाइज हो गई ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, तो 3 टाइप की हो गई भारत और ओमान के बीच पूरी। याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। नई कंप्यूटर नीति 1984 के तहत प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। तो नई कंप्यूटर नीति 1984 के तहत प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क भारत के बेंगलोर में स्थापित किया गया था और बेंगलुरु का चयन करने का आधार बेहतर आधारिक संरचना, बेहतर आर्थिक वातावरण तथा शीर्ष आईटी फर्मों की उपस्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्र ध्वज को किस स्वतंत्रता सेनानी ने तैयार किया था? ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के राष्ट्र ध्वज को स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और गांधी जी के अनुरोध पर पिंगली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इस ध्वज को ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। यह एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का सवाल है। वायो वेंटिंग, वायो स्टिमुलेशन और वायो ऑगमेंटेशन किस तकनीक के प्रकार हैं? इन सीटू जैवोपचार तकनीक, वाह्य स्थानीय जैवोपचार तकनीक, ठीक है, और राइजो डिग्रेडेशन और ऑयल जैपर टेक्निक। ठीक है, इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक या आउट ऑफ सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक और राइजो डिग्रेडेशन या फिर ऑयल जैपर टेक्निक, जो सी सरफेस पर जो ऑयल फैल जाता है उसको हटाने के लिए। यहाँ उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक यानी स्व स्थानीय जैवोपचार तकनीक। ये इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, वो दूसरी तरह से ही पूछे जाते हैं कि नेशनल पार्क किसके अंतर्गत आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बोटानिकल गार्डन किसके अंतर्गत आते हैं, सीड बैंक यानी बीज बैंक किसके अंतर्गत आते हैं। वो अलग अलग करने के लिए पूछ लेता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया है और आगे भी वो जो है एग्जाम में प्रैक्टिस कराएंगे तो मिलते रहेंगे वो सवाल। तो देखिए, वायो वेंटिंग, वायो स्टिमुलेशन और वायो ऑगमेंटेशन स्व स्थानीय जैवोपचार तकनीक के प्रकार हैं, यानी इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक के प्रकार हैं। इसके तहत सूक्ष्म जीवों आदि के प्रयोग द्वारा प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों से प्रदूषण को निष्प्रभावी किया जाता है या हटाया जाता है। अब एक सवाल और है, ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का, या करंट से रिलेट कर लो इसको। आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण क्षरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? पर्यावरण प्रभाव आकलन या प्राकृतिक संसाधन लेखांकन या समन्वित पर्यावरण आकलन या पायतंत्र आकलन?
देखिए, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण क्षरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन कहलाता है प्राकृतिक संसाधन आकलन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण क्षरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन कहलाता है प्राकृतिक संसाधन लेखांकन। और प्राकृतिक संसाधन लेखांकन के लिए पहला कदम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1970 में उठाया गया था, जब आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संसाधनों पर पहली बार चर्चा की गई थी। ठीक है, इसी का ये ट्रांसलेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि कुछ वर्ड्स क्लिष्ट होते हैं, जनरल साइंस के क्लिष्ट होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्लिष्ट होते हैं, ज्योग्राफी के क्लिष्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, तो ट्रांसलेशन कर दिया जाता है उनका। तो 20 प्रश्न थे, इन सभी क्वेश्चंस का PDF प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर एज पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो 9560112583। कुछ भी पूछना हो स्टेट PCS से रिलेटेड, UPSC सिविल सेवा से रिलेटेड, RO या RO से रिलेटेड। धन्यवाद।